अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर नूरुल सबा और मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने 5th एपिसोड ऑफ अनस्पोकन स्टोरीज़ के साथ, रियल स्टोरीज़ अबाउट रियल पीपल। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो उसका जो टॉपिक है उस टॉपिक से मुझे बहुत मोहब्बत है और जो आज की हमारी शख्सियत है जिनके अंदर ये हुनर है जिससे मुझे मोहब्बत है उसको मैं सिर्फ खाली से मोहब्बत नहीं करती, मैं इसको अपने कैफ़े पे जो चाय शाय रेस्टोरेंट एंड कॉफ़ी शॉप है अजमान में उसको सपोर्ट भी करती हूँ और प्रमोट भी करती हूँ। ये जो हुनर है उर्दू शायरी, माशाल्लाह जो आज हमारे साथ शख्सियत मौजूद हैं, अगर आप इनको सुनेंगे तो आप सोचेंगे कि भाई ये आप उनको सिर्फ वाहवाह नहीं करेंगे, आप सोचेंगे कि इतनी खूबसूरत शायरी, इतने सादा और इतने आसान लफ्ज़ों में इतनी खूबसूरती के साथ हमारे सामने ये पेश करते हैं, तो आप कहोगे कि माशाल्लाह ये क्या अल्लाह ताला ने इनको एक हुनर अता किया है। मैं तो उनकी शायरी सुन के लुत्फ़अंदोज़ होती रहती हूँ यहाँ पर। अगर आप भी उनको सुनना चाहते हैं तो आप जश्न रेख्ता के प्रोग्राम में आ सकते हैं जो कि हो रहा है 1 एंड 2 फरवरी को ज़बील पार्क दुबई में। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद सरोश आसिफ जो कि इंडिया उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी शायरी के बारे में मैं कह रही थी कि आप बहुत सादा और कि मैं कहूँगी कि साफ़ अल्फाजों की में शायरी करते हैं, बल्कि एक आपका शेर है, मैं ख़ुद अपनी गज़लें अक्सर पढ़ता हूँ हैरानी से, मैं ख़ुद अपनी गज़लें अक्सर पढ़ता हूँ हैरानी से, कैसी पेचीदा बातें कर लेता हूँ आसानी से। आपकी जो शायरी है माशाल्लाह खूबसूरत तो है ही है, साफ़ और आसान लफ्ज़ों की है। कुछ बताइए अपने बारे में, किस तरह आप शायरी की तरफ आए और आपका ये जो अंदाज़ है ये किस तरह आपने ये आपके अंदर आया, किस तरह आप इस तरफ आए हैं? घर में एक शायराना माहौल था जिसने मुतासिर किया था बचपन में। दादा, चचा और भी हमारे ख़ानदान में लोग शायरी करते थे। महफ़िलें होती थीं, तरह मिसरा दिया जाता था। महीने की तीसरी जुमरात को उस मोहल्ले में किसी न किसी के घर एक मुशायरा होता था, तो कभी कभी जाते थे बचपन में। उसके बाद वालिद की जॉब के सिलसिले में दूसरे शहर में मुंतकिल होना पड़ा और वो सिलसिला टूटा। लेकिन फिर मेरे चचा जो कि खुद शायर थे, उनके साथ कुछ जगहों पे, कुछ मुशायरों में, कुछ महफ़िलों में जाने का मौका मिला। वो कहीं अंदर था, सुनने का शऊर, महफ़िलों के आदाब पता थे, लेकिन ये नहीं पता था कि मैं ख़ुद भी शायरी कर सकता हूँ। अच्छा। ये दरियाफ़्त काफ़ी लेट एज में हुआ। अच्छा। शायद आप समझ लें 8-10 साल पहले। तो इससे पहले आप क्या कर रहे थे? उससे पहले कुछ भी नहीं कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था और एक दोस्तों के साथ घूमना फिरना जो एक नौजवान लड़का करता है, उस तरह से मुझे बिल्कुल भी बल्कि मैं घर के उस माहौल से बचपन में अच्छा लगता था कि बाद में लगता था कि ये कोई प्रोफेशन तो नहीं बन सकता, ये कोई इससे आप कुछ क्या अचीव कर लेंगे सिर्फ शायरी करके। और फिर शायरों के जो एक हमारी सोसाइटी में उनकी एक तस्वीर उभर के आती है कि कुर्ता पजामा शेरवानी पहने हुए, और हम अपने आप को ज़रा सा अब नौजवान उस तरह से समझते थे कि अच्छे लिबास में रहें और वो, लेकिन ये सब गलत फहमियाँ थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि अंदर का शायर जागा, उसने कहा कि बहुत सारी बातें। ये मेरा आपसे अगला सवाल है कि वो क्या चीज़ थी जिसने आपके अंदर के शायर को जगाया? एक बेचैनी थी अंदर से। अच्छा शेर सुन के ये लगता था कि यार ये कैसे कहा गया है, और समझ में आता था, लेकिन हम भी तो कह सकते हैं, ये भी एक था। लेकिन जो बेचैनी थी वो ये थी कि मुझे वो सारी चीज़ें एक वक्त के बाद, जब लाइफ एक थोड़ी सी सेटल हुई, शादी हुई, तो ये लगने लगा कि कुछ मिसिंग है लाइफ में। और वो सारी चीज़ें मुझे रिकॉल होने लगी जो बचपन में देखी थी, महफ़िलें, शायरी, वो सारी चीज़ें। तो मैंने उस तरफ जाने का सोचा कि कैसे वहाँ तक पहुँचा जाए। वो उस ज़माने में तो वापस नहीं जाया जा सकता। तो मेरे पास कुछ मेरे चचा की रिकॉर्डिंग्स थी, वो मैंने सुनना शुरू की, मुझे अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। फिर कुछ दोस्त हैं यहाँ पर यूएई में, उन्होंने
एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जिसमें हर तरह की बातें होती थी, जैसे लड़कों के ग्रुप होते हैं, लेकिन कभी कभी शेर व शायरी भी होती थी। अच्छा। तो उसमें जब एक दो बार उनकी गज़लें आई, कुछ शेर आए, तो मैंने देखा और कुछ उन्हें एडवाइस किया अपनी नॉलेज के हिसाब से, तो उन्हें वो पसंद आया और फिर हम ज़्यादा बातें करने लगे उस ग्रुप में। शायरी का उसका नाम ही बदल दिया। अच्छा। उसका नाम कर दिया महफिल। महफिल। अच्छा। तो आपका क्या इनपुट था उस वक्त महफिल में? महफिल में मेरा इनपुट ये था कि मैं क्रिएटिव लोग पहले उन्हें समझता था जो कोई ऐसी चीज़ तख्लीक कर दें कि जो इससे पहले थी ही नहीं। अच्छा। और मेरी नज़र में क्योंकि एक अदर साइड मेरा ह्यूमर का भी है, तो मुझे लगता था जो लतीफ़े पहली बार जो लोग क्रिएट करते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। शायर होते हैं, कोई शायर तो वही घिसी पिटी बातें करते रहते हैं। तो जब उनसे मेरा इनपुट आया कि ये इस शेर को अगर यूं करके देखो ज़रा सा, तो वो पसंद आया। उसके बाद फिर हम लोग आपस में मिसरे देने लगे, बैठने लगे बाकायदा। कुछ दोस्त जो और थे जो एक साथ कनेक्ट नहीं थे, उनको सबको कनेक्ट किया और हमने एक यूए में ग्रुप तख्लीक किया जिसका नाम था महफिल सुखन तराश। अच्छा। तो उसमें हमने घरों में महफिलें शुरू की, फैमिलीज़ अटेंड करती थी, बच्चे अटेंड करते थे। उसमें कोई मिसरा कह के आना और उस पर गज़ल कहना, उस तरह की तरह ही मुशायरा आप कह लें। वो पहले रिवायत थी यूए में, काफ़ी 40-50 साल पहले उसको रिवाइव किया। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे ये लग गया पता कि यार ये शायर है अंदर से जो नॉक कर रहा है, इसको बाहर आना है। अच्छा। और आप लिखते थे, आपको मतलब शेर आपके जहन में, आपके ख्यालों में आते थे और आप वो लिखते थे, और फिर आप वो लिख कर जो आप शेयर जहाँ करते थे, लोगों का क्या फीडबैक होता था? आपको वो बोलते थे कि नहीं तुम परस्यू करो उसको, तुम आगे लेकर जाओ उसको? देखें, ख़ुद की नज़र में जो कुछ कहा गया होता है, जो आपने कागज़ पे उतारा होता है या शेर कहे होते हैं, वो उस वक्त आपको लगता है बहुत अच्छे शेर हैं। अच्छा। लेकिन हकीकत यह है जब कोई आलिम या कोई उस्ताद उसको देखे और वो तारीफ़ करे तो होता था। लेकिन हर शायर की जो एक जर्नी शुरू होती है वो तुकबंदी से ही होती है। अच्छा। वो उसको अच्छे शेर समझता है। हाँ। लेकिन वो क्योंकि इनिशियल डेज होते हैं उसकी शायरी के, फिर धीरे धीरे मेहनत करता है। तो जो मेरे उस्ताद हैं उनसे मुझे 1.5-2 साल कोई दाद नहीं आई। वो मुझे मॉनिटर कर रहे थे कि और ये मेरा। कौन थे आपके उस्ताद, आप नाम बताएंगे? जी डॉक्टर सबात आसिम वास्ती। अच्छा, डॉक्टर सबात। अच्छा। तो जब हम उनके साथ महफिलों में हमें बुलाया जाता था, तो शुरू में हम जैसे नौजवानों को पढ़ा दिया जाता है, एक आध दो गज़ल पढ़ने का मौका मिलता था, तो मैं उनकी शक्ल देखा करता था, ये कुछ कहेंगे तो वो एक फ्लैट सा रिएक्शन आता था, कुछ पता नहीं चलता था। फिर एक आध दो शेर के, अरे 1.5 साल तो मुझे लगता था कि बस इनसे दाद मिल जाए ना तो मेरी शायरी जो है वो मैं समझूंगा कि मैंने कुछ हासिल किया। अच्छा। लेकिन वो 1.5-2 साल नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुझसे बात करनी शुरू की कि ये गज़ल को, शेर को यूं करके देखो, यूं करके देखो। और फिर उन्होंने शायद ये देखा कि बहुत मेहनत कर रहा है, देन ही सेट के संजीदगी से लो इसको। और फिर तो मतलब अभी आपकी जो बातें, कोई नया शायर है जो घर में बैठ के शायरी लिख रहा है और उसको लग रहा है कि नहीं हाँ मैं अच्छी शायरी करता हूँ, आपको 1-1.5 साल के बाद आप माशाल्लाह, आप, क्योंकि मैंने आपकी शायरी सुनी हुई है सरोज भाई, आपकी शायरी बहुत उम्दा, बहुत आला है। तो आप ये कह रहे हैं कि 1-1.5 साल के बाद उन्होंने आपको करेक्ट करना शुरू किया, उन्होंने आपको कहा कि हाँ भाई चलो ये ठीक कर लो, वो सही कर लो। तो जो घर में बैठे अभी शायर हैं वो भी सुन लेंगे बात कि भाई टाइम लगता है, ऐसे नहीं होता। तो 1-1.5 साल तो बिल्कुल टाइम लगता है। और शायरी की एक चीज़ और भी है कि ये सिर्फ सफ़र है, इसमें कोई मंजिल नहीं है। अच्छा। अगर मैं अगले 10 साल भी शायरी करूँगा तो मैं शायरी कहलाऊँगा, कुछ मुझे शायर आज़म का खिताब नहीं मिल जाएगा। अच्छा। राइट। तो ये सिर्फ इसमें कोई मंजिल नहीं है। तो जो भी नए कहने वाले हैं उन्हें ये भी समझना होगा कि सीढ़ियों पे जब आप एक एक पायदान पे कदम रखते हैं तभी आप ऊपर तक पहुँचते हैं। आप जल्दबाजी करते हैं तो ऊपर से एकदम नीचे गिरते हैं आके। तो मेहनत करते रहें। और अच्छा। ये सबकी जर्नी ऐसी ही होती है लगभग। तो आप भले वो कुछ कहते नहीं कहते थे, आप लिखते गए। हाँ। आप लिखते गए। नहीं, उन्होंने देख लिया था, बल्कि मेरी किताब में लिखा भी है। हाँ। कि इसके अंदर एक तनकीद निगार मौजूद है जो ख़ुद को रद्द करने की हिम्मत रखता है। तो मैं ख़ुद कह के ख़ुद को रद्द करता रहा कि ये नहीं अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं। इस बीच में पढ़ा भी बहुत और बात होती थी, लेकिन सीखने का जो मरहला था वो खैर वो तो अभी भी जारी है। लेकिन उस वक्त ये लगता था कि कितना सीख लें, किससे बात कर लें, कोई हमें सिखा दे। यूएई में कुछ हमने उस्ताद और भी डॉक्टर वास्ती से जाने पहले बात की, मेरे दोस्तों ने भी बात की जो हमारे ग्रुप में थे। लेकिन
ये हुआ कि किसी ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी हमारे ऊपर। अच्छा। और उसके बाद धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आता गया है। और आप किसके पर शायरी लिखते थे उस किसके वक्त? ऊपर? जी, क्या मौजू होता था, क्या होता था आप? नहीं, कोई मौजू नहीं होता था असल में। हम जैसे तो एक शायरी में मोहब्बत कहते के हैं नहीं, चबे चबाए निवाले जो थे वो चबा रहे थे। हम जो पढ़ते थे हमें लगता था यही लिखना भी है। वो तो अपना कोई अंदाज ही नहीं क्रिएट हो रहा था, अपना कोई अच्छा, उसलूब, अपना कोई अच्छा। जिसके आहंग जिसे कहते हैं कि भाई ये इनका अंदाज है, वो नहीं हो रहा था। हम अच्छा। कोई अच्छा शेर सुना तो उसके जैसा लिखने की कोशिश करने लगे, तो वो नहीं हुआ। लेकिन फिर अंदर से अब कुछ वक्त के बाद आया कि हमारे अपने मसाइल क्या हैं, हमारे अपने दर्द क्या हैं, हमारा अपना कर्ब क्या है। उसमें हमें एहसास हुआ सबसे बड़ा दर्द हमारे अंदर, जो वतन से दूर लोग आते हैं उन्हें हिजरत का एक दर्द होता है। तो वो कुदरती तौर पे कुछ शेर हुए, और तो पता नहीं है मुझे ये इसलिए भी जानने लगे हैं लोग कि इसके पास कुछ हिजरत के बड़े अच्छे शेर हैं, बल्कि गज़लें हैं। तो लेकिन ऐसा था नहीं शुरू से। शुरू में हम वही सब कलम घिस रहे थे जैसे भी और शुरुआती दौर में होता है। अच्छा, आपने कहा कि आप शायर को सुनते थे और उनके जैसे लिखने की कोशिश करते। किन शोरा से आप मुतासिर थे? बशीर बद्र थे, इन हिंदुस्तान के आबी हयात हैं। अहमद फराज थे, अब्बास ताबिश थे, डॉक्टर वास्ती थे। और इन सब कोशिशों में बुरी तरह से फेल हुए। मतलब कोई इसमें वो नहीं है, क्योंकि वो कहाँ हम तो नकल भी नहीं कर पा रहे थे उनकी ठीक से। और लेकिन इससे ये साबित हुआ कि आप नकल करके नहीं कर सकते, आपको अपने ही चीज़ें लानी होंगी, अपने मज़ामीन। और मैं हकीकत पसंद शायर हूँ। मैं बात कर भी रहा हूँ आपसे तो वही चीज़ें हैं, इसमें कोई शर्माने या छुपाने वाली बात नहीं है कि मैंने कहाँ धक्के खा के अब कुछ शेर कहना सीख लिए हैं। तो नकल से नहीं होगा। हर कहने वाले को अपने ही एक अंदाज़, अपनी चीज़ें, अपने मज़ामीन, अपने टॉपिक, अपने मुशाहिदे लाने पड़ेंगे शायरी में। आप बता रहे हैं कि बिल्कुल शायरी ना करने से माशाल्लाह आज आप जश्न रेख्ता में पढ़ रहे हैं, जो कि मैं कहूँ कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा उर्दू अदब का, उर्दू लिटरेचर का। तो इसमें कितना टाइम लगा आपको? अच्छा, मैं बताता हूँ कि आपको जो मेरी जर्नी है यूएई में, मुझे लगभग 21 साल हो गए। अच्छा। 2004 में मैं आया था और 21 सालों में मुशायरे सुनने जाता था। कुछ अच्छे शायर आते थे हिंदुस्तान से, कुछ मेरे चचा के दोस्त थे जो आया करते थे यहाँ पे, तो उन्हें सुनने जाता था। और ऑडियंस में बैठ के, कभी कभी जगह भी नहीं मिलती, आपको मालूम है मुशायरों में अगर आप लेट पहुँचें तो मैं देखता था कि अच्छा, ये शौक़ नहीं था स्टेज तक जाना है। लेकिन जब मैं पहली बार शेख राशिद ऑडिटोरियम, जो कि यूएई में सबसे बड़े मुशायरे वहाँ होते हैं, तो वहाँ से जब मैंने देखा मेरी जर्नी, वो मुझे 5-6 साल लगे थे। उस 2017-16 में मैंने वो पढ़ा था, अंदाज़े बयां और का एक मुशायरा। अच्छा। तो वो और भी पढ़े थे, लेकिन सबसे बड़ा उस वक्त वो पढ़ा था। तो वहाँ से ऑडियंस से स्टेज तक का सफ़र 5 साल लग गए थे मुझे। अच्छा। शायरी शुरू करने के 5 साल लगे आपको। और रेख्ता मैंने फिर 2018 में दिल्ली जश्न रेख्ता में हिस्सा लिया। वो बहुत बड़ा जश्न होता है, किसी भी ज़बान का सबसे बड़ा जश्न जो है वो जश्न रेख्ता है। दुनिया के किसी भी ज़बान में इतना बड़ा, तो 3 से 4 लाख लोग वहाँ आते हैं। उसके बाद रेख्ता ने फिर मुझे आगे मेरी किताब शाया की। अच्छा। जो कि देवनागरी रस्मुल ख़त में है। और फिर उस किताब के आने के बाद 3 एडिशन लगभग अभी ख़त्म हो चुके हैं। और फिर उर्दू में भी दिल्ली से ही एक पब्लिकेशन हाउस है उर्दू बाज़ार, उन्होंने शाया की। और तो अब जश्न रेख्ता तक सफ़र मेरा 5-6 साल लगे दिल्ली में, और यहाँ आने आते 10-12 साल का वक्त हो गया। माशाल्लाह। अच्छा, आपकी शायरी आपके घर वाले सुनते हैं, आपके दोस्त सुनते हैं, क्या उनके क्या ख्याल आते हैं आपकी शायरी के बारे में? शुरू में जो मेरी वालिदा थी, उस असल में जब हम कुछ भी लिख रहे थे तो उसमें बड़े कुछ मौत के जिक्र भी आ जाते थे, मरने वरने के, तो वो बड़ी मायूस हो जाती थी और मुझसे कहती थी ये किस तरह की शायरी मत करो, ये क्या तरीक़ा है, ये कोई हर शायर यही बातें कर रहा है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और तो मैंने फिर वो डॉक्टर वास्ती से जब साथ मिला तो उन्होंने मुझे जो मायूसी भरे मौजू हैं, जिसमें मायूसी है, जिसमें ऐसी चीज़ें हैं, पॉजिटिविटी नहीं है, उससे मुझे बाहर निकाला। उन्होंने एडवाइस की कि इस तरह से ना कहा जाए। तो मेरी चीज़ों में मैं दर्द तो बयान करता हूँ अपना भी और लोगों का भी, लेकिन उसमें पॉजिटिविटी की गुंजाइश होती है। जो बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं ऐसे।
वो उस पर बाद में बात करते हैं, लेकिन घर वालों से बड़ा अच्छा रिस्पांस आया। उसका असर मेरी बेगम ख़ास तौर पे से मुझे हमेशा सपोर्ट किया, तो घर का जो मामलात थे उन्होंने संभाल लिए पूरे, और मुझे पूरा वक्त मिला ताकि मैं शायरी कर सकूं। वालिद बहुत प्राउड फील करते हैं। अच्छा, उनको अच्छी लगती है आपकी शायरी? हाँ, उनको अच्छी लगती है। अच्छा, उनको अच्छी लगती है, और बल्कि वो अगर मैं कुछ रात को कह रहा हूँ और सुबह उठ के उनका पहला सवाल ये होता है कि कुछ शेर हुए रात, तुम कुछ करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। तो वो खैर बहुत सपोर्ट है घर वालों का। अच्छा, कोई ऐसा कोई मज़ाहिया कोई ऐसा इंसिडेंट, कुछ ऐसा वाक़या हुआ मुशायरे के दौरान और आप वो याद रह गया हो कि हाँ भाई एक ऐसा कुछ हुआ था? कोई ऐसी कोई चीज़ हमारे साथ शेयर करें। अच्छा, नाम नहीं लूँगा मैं। अच्छा। और तो हम एक मुशायरे में थे। पहले ये होता था ना कि शायरों में एक बड़ा एक चलन है, अभी भी है, कि जो सीनियर होते हैं वो चाहते हैं वो बाद में पढ़ें। अच्छा जी। तो जूनियर्स को पहले पढ़ाया जाता है। हाँ, ये तो आई थिंक होता है। ये होता है, और ये कुछ आदाब भी हैं जी। खैर मैं इसमें बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि जब भी मुशायरे की ज़रूरत हो और नाजिम को लगे, ऑर्गेनाइज़र को लगे और आपको बुलाना हो तो आपको जाना चाहिए। लेकिन एक साहब थे हमारे यूएई में, तो उन्हें ये था कि मैं जो है वो फ़लाँ के बाद पढ़ूँगा, और दूसरे साहब जो थे उनको लगता था नहीं मैं इन साहब के बाद पढ़ूँगा। अच्छा। तो ये हुआ कि वो साहब उठ के बीच में गए कहीं, तो पता चला वॉशरूम गए। अच्छा। तो कोई साहब जाके उनका दरवाज़ा लॉक कराए वॉशरूम का। अब वो बेचारे अंदर, मुशायरा लगभग लास्ट के 2 या 3 शायर बचे होंगे। अच्छा, नौजवानों का ये खेल था, हम लोग मतलब शैतानियों में ये कर रहे थे कि अब वो अंदर से नॉक भी कर रहे होंगे तो स्टेज से काफ़ी दूर, और स्टेज पे बड़ा साउंड और नॉइज़ था तो उनकी आवाज़ ही नहीं आई। तो इन साहब ने अपना जो था उनको जो बाद में पढ़ना था, तो ये उनका ये कहना था कि मतलब इतना बाद में पढ़वाओ कि लगभग हॉल खाली हो चुका हो, क्योंकि आपको मालूम धीरे धीरे लोग जाने लगते हैं लास्ट तक, तो जब इसका नंबर आना चाहिए। तो जाके फिर वो जब पता चला कि भाई वो शायर का नाम 2 बार पुकारा गया, वो स्टेज पे नहीं है, तो जाके फिर ढूंढा गया उन्हें, तो पता चला कि वो अंदर लॉक हैं, आवाज़ें लगा रहे हैं। तो फिर उनको हम ही लोगों ने निकाला बाहर, और जब उनको पढ़वाया तो लगभग हॉल खाली हो चुका था। सदर और सदर से पहले एक आध शायर बचा हुआ था। तो ये सब तो किसने किया था ये? अब ये छोटे किसने किया था, लेकिन ये सब नहीं पता चला कि किसने किया था। हाँ, पता चला, लेकिन अब नाम नहीं लेते। अच्छा। हम ही लोगों में से हमारे सब थे, तो एक छेड़छाड़ चलती रहती है। अच्छा। और स्टेज पे आप यकीन जाने कि जो शायर पीछे बैठ के एंजॉय कर रहे होते हैं, जो जुमले आ रहे होते हैं, वो ऐसे अदबी जुमले होते हैं, अगर ऑडियंस तक पहुंच जाएं, अच्छा, तो आप यकीन जाने कि ऑडियंस शेर पे दांत कम देगी बल्कि हंसना शुरू कर देगी उन सब बातों पे। तो शायर पीछे बैठ के मैंने देखा ऑडियंस भी माशाल्लाह इस तरह ऐसी सी बातें, ऐसे तरह वो क्या जुमले बोल रहे होते हैं, आप कब जो सुनते हैं, मैंने आपको बहुत दफ़ा उनको रिस्पॉन्ड करते हुए भी देखा है। तो मज़ा आता है उसमें। मज़ा आता है बाकी। अच्छा, आप जब शायर के पास माइक हो तो ऑडियंस शायर अनॉय तो नहीं होते इन चीज़ों से? नहीं, कुछ लोग हो जाते हैं, नर्वस होते हैं, जिन जैसे बेचारे पहली बार पढ़ रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो शेर पढ़ रहे थे शारजा सोशल सेंटर में, नाम नहीं लेते हैं, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि मैं तो उसके आगे आगे चलता हूँ, मेरी ख्वाहिश पीछे पीछे चलती है। अच्छा। तो मैं मजमे में बैठा हुआ था, तो मैंने कह दिया कि वो तो मुझसे आगे आगे चलती है, मैं तो उसके पीछे पीछे चलता हूँ, मेरी वाइफ आगे आगे चलती। तो वो एक अदबी जुमला था। उसके बाद वो नर्वस हो गए थोड़े से। अच्छा। और नर्वस होने के बाद उन्होंने वो गज़ल छोड़ के फिर दूसरा कुछ पढ़ना शुरू किया, क्योंकि वो थोड़ा सा हो जाता है। तो ये हम लोग छेड़छाड़ सब यहाँ पे चलती रहती है यूएई में। अच्छा, अगर आप अपना एक कोई शेर अपने मुल्क के लिए, मुल्क की मोहब्बत के लिए पढ़ना चाहे, आपका फेवरेट कौन सा शेर है? आप हमारे साथ देखें, मुफलिसों और बेघरों के लिए देश परदेश सब बराबर है। तो मुल्क से सबको मोहब्बत होती है, और ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको वापस जाना है। लेकिन इसमें एक आगे बढ़ के मैं बात कहूँगा यहाँ पे, मेरे तसव्वुर में दुनिया सरहदों से परे है। हम आर्टिस्ट हैं किसी एक मुल्क में कि हम जैसे कहते हैं ना, अपने आप को बांध नहीं सकते। तो मुझे पूरी दुनिया
अपना मुल्क लगती है। कोई भी कंट्री हो, कोई भी लोग हों, सब अपने लगते हैं। तो अगर मैं, लेकिन हाँ, हिंदुस्तान में से मेरा ताल्लुक़ है, हिंदुस्तान का ही जिसे कहते हैं बचपन से लेके आज तक, तो मोहब्बत तो है और वो दर्द भी उभर के आता है कि घर से दूर हैं, मुल्क से दूर हैं। लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वापस उस मुल्क को बेहतर बनाने में और बेहतर बनाने में, अपने लोगों को लिफ्ट अप करने में। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन सिर्फ़ एक मुल्क तक महदूद नहीं है। मेरा दायरा थोड़ा सा बड़ा है। तो शेर में मैं क्या कहूँ कि बस डॉक्टर वासी का एक शेर है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हर मुल्क पे, खुसूसन हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बिल्कुल सही उतरता है कि हमारे मुल्क का ये मसला रहा आसिम, हमारे मुल्क का ये मसला रहा आसिम, वहाँ दिमाग है कम और सर ज़्यादा है। क्या बात है, वाह। तो ये है। बहुत अच्छा, बहुत खूब। जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जब आप एक माशाल्लाह भी आप एक बाप भी हैं, एक शायर भी हैं, काम भी करते हैं, मगर जब आप कुछ नहीं होते तो आप क्या हैं? बड़ा अजीब सवाल है, आज तक डिस्कवर नहीं किया। मुमकिन हुआ तो खुद से मिलूँगा मैं एक दिन, मुमकिन हुआ तो खुद से मिलूँगा मैं एक दिन, उस दिन पता चलेगा कि मसरूफ़ था कहाँ। क्या बात है। तो जब मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर रहा होता हूँ, और लेकिन जब मैं कुछ कर रहा होता हूँ तो 100% वही कर रहा होता हूँ। ज़िंदगी ऐसी है क्रिएटिव लोगों की, प्रोफेशनल लाइफ भी है, फैमिली लाइफ भी है, क्रिएटिव लाइफ भी है। तो कोशिश करता हूँ कि बराबर से टाइम दे सकूँ सबको। यूएई में अब हम देख रहे हैं कि एक ट्रेंड बढ़ता जा रहा है मुशायरों का। माशाल्लाह इतने ज़्यादा मुशायरे होते हैं और इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे होते हैं दुबई में। बट आप ये देखें कि शारजा में और दूसरे एमिरेट्स में कंपैरेटिवली कम होता है। तो आप इसकी वजह बता सकते हैं क्यों? अब देखो शारजा में हमें पता है कि भाई इंडियन पाकिस्तानी पॉपुलेशन जो है शारजा में काफ़ी है, बट इतना ज़्यादा रुझान नहीं है इस तरफ मुशायरों का। तो क्यों है ये? मुझे लगता और है खाली दुबई में क्यों है? जहाँ तक शारजा का सवाल है, क्योंकि दुबई से बिल्कुल करीब में है और दुबई में मुशायरे होते हैं तो वो लोग अटेंड कर लेते हैं, और अच्छे खासे शोरा शारजा में हैं। और मुझे लगता है कि ये उनकी भी जिम्मेदारी है कि वहाँ थोड़ा माहौल बनाएं, वहाँ पे एक्टिविटीज़ अपनी बढ़ाएं और उसको सिर्फ घरों तक महदूद ना रखें, छोटे मोटे प्रोग्राम्स करें। बल्कि आप अजमान में, मैं जानता हूँ कि आप अपने कैफ़े में करती रहती हैं। जी, चाय शाय पे हम लोगों ने कई ज़्यादा इवेंट्स कराए हुए मुशायरे। तो इस जैसे आप एक्टिविटी वहाँ करें, धीरे धीरे इसको मगर जिससे मैं कह रही ना बड़े पैमाने पे जिस तरह होते हैं वो नहीं हो रहे। अब शारजा में एक बड़ी वजह ये है कि दुबई आके अटेंड कर लेते हैं, वो सिंपल सी बात है। वो सारे बड़े प्रोग्राम को आराम से 15-20 मिनट में आ जाते हैं वो अटेंड करने। लेकिन आपकी बात सही है, शारजा में होने चाहिए, और ये शायद वहाँ के जो अदबी हल्के में जो लोग हैं उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए। बेशक। अच्छा, मैं अब आपसे कुछ सवाल करूँगी जिनके आपको जल्दी जल्दी जवाब दें, रैपिड फायर राउंड जिसे कहते हैं ना, वो मैं आपसे करूँगी। चाय या कॉफ़ी? चाय। अच्छा, आपकी कोई फेवरेट गज़ल जो किसी दूसरे शायर ने पढ़ी हो? मेरी गज़ल किसी दूसरे या किसी दूसरे शायर? आपकी फेवरेट गज़ल किसी दूसरे शायर। डॉक्टर वासी की। डॉक्टर वासी कुछ सुना दो उससे। कुछ इसलिए मुझे लुटने का डर ज़्यादा है, ज़रा सी है मेरी दीवार दर ज़्यादा है। आहा, क्या बात है वासी साहब, छा गए आप वासी साहब। आप किससे ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल है, लिखने से या टाइप करने से? टाइप करने में लिखने से मतलब लिखने में कंफर्टेबल है ज़्यादा या टाइप करने में जब कंफर्टेबल? दिमाग बहुत अच्छा काम कर रहा होता है तो टाइपिंग मोड पे होता हूँ, वॉइस नोट रिकॉर्ड कर लेता हूँ। लेकिन जब दिमाग कहता है कि नहीं जी कुछ नहीं हो रहा है, तब मैं लिखने की कोशिश करता हूँ, मतलब पेपर पे। अच्छा, आपकी फेवरेट प्लेस जहाँ बैठ के शायरी लिखते हैं आप? ड्राइविंग करते वक्त सबसे ज़्यादा आपको शेर उस वक्त? हाँ, मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन अच्छा, कहने की मगर कोशिश उस वक्त आते हैं हाँ। आप। अच्छा, वो उर्दू में जैसे कहते हैं ना आमद, उस वक्त आपको खाली होते हैं आप गाड़ी में, और कोई अगर आपके साथ नहीं है तो आप आराम से। कोई ऐसा शायर जिसके साथ आप डिनर करना चाहें, भले वो हयात हो या नहीं हो, दुनिया में हो या नहीं हो, कोई ऐसा शायर? मिर्ज़ा गालिब के साथ अगर वो शराब ऑफर ना करें तो। ये थोड़ा प्रॉब्लम है यहाँ पर। पता नहीं वो चाहेंगे या नहीं चाहेंगे। अच्छा, उर्दू शायरी के बारे में कुछ कहें, कोई एक लफ्ज़। इश्क। वेरी गुड। दिन में लिखना पसंद करते हैं या रात में? रात में।
आपका सबसे मेमोरेबल, सबसे यादगार मुशायरा? बहुत सारे हैं, मैं एक का नाम लेके, क्योंकि ऑर्गेनाइज़र अलग अलग हैं तो बहुत सारे हैं। रेख्ता दिल्ली में है, दुबई के अंदाज़े बयां है, जश्न उर्दू के मुशायरे हैं, बहुत सारे मुशायरे हैं, अबू धाबी के मुशायरे हैं। अच्छा, आप एक आइलैंड पे जो आप अकेले हैं, एक से उस आइलैंड से, तो जजीरे पे, तो 3 शायर आपके साथ हो सकते हैं, आप किन का नाम लेंगे? अच्छा, शायरों के लिए जाना ज़रूरी है? शायर ही हो बस, मैं, क्योंकि आप शायर हैं तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, आप नहीं, शायरी मैं- लेके जा सकते हैं। चलें। 3 शायर, भले वो जिंदा हो या ना हो, कोई बात नहीं। 3 अच्छा, शायर आप अपने साथ। दिलावर फिगार, मजाक है, बहुत बड़ा नाम, हंसाते अच्छा। रहेंगे वो जजीरे पे हम लोगों अच्छा। को। अच्छा, और मीर तकी मीर, मीर तकी मीर। क्योंकि अच्छा, जब दिलावर फिगार शायरी करेंगे तो हो सकता है कि वो उनके यहाँ मज़ामीन जो थोड़े रोने धोने वाले हैं, अच्छा, थोड़े से वो बैलेंस कर वो बैलेंस कर लेंगे। और इसके अलावा डॉक्टर वास्ती को ले जाएंगे। अच्छा, वेरी गुड। गज़लें या नज़में? गज़लें। अच्छा, आपका पहला शेर? पहला शेर, ये असल में क्या होता है, शायर बहुत अच्छा शेर बताते हैं अपना पहला, मेरा बहुत ही घटिया था। अच्छा। वो अपना शेर ऐसा बताते हैं कि मतलब 80 साल की उम्र में भी कोई शायर मुश्किल से कह पाएगा। अब जिस शायर को भी देखेंगे तो मेरा अजीब सा था। ये भंवर है कि ये किनारा है, तूने ये किस जगह उतारा है। फिर उसको मैंने इम्प्रूव किया, ये भंवर है कि ये किनारा, जब थोड़ा सीख गया, ये भंवर है कि ये किनारा है, नाखुदा किस जगह उतारा है। थोड़ा सा चले, नॉट बैड फॉर अ फर्स्ट वन। आप शायरी किस चीज़ पे आपको लगता है मैं शायरी नहीं लिख सकता? अच्छा, मेरे बारे में कहा जाता है इश्क थोड़ा सा मुझसे बच के निकलता है, और अच्छा। या मैं बच के निकलता हूँ आप करने का। मोहब्बत पे शायरी नहीं अब लिखते मेरा हैं? अपने नज़रिए होते हैं, उस पर थोड़े से अलग तरह से शेर होते हैं मेरे। मेरे यहाँ फ़लसफ़ा ज़्यादा मिलता है। अच्छा, गालिब का कोई शेर सुना है आपका फेवरेट? न था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, क्या बात है, डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। क्या बात है, क्या बात है। अगर शायरी एक रंग होती तो कौन सा रंग होती? ये मेरे लिए ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट। अच्छा, 2 रंग होते हैं। वो ऐसी कौन सी बात है जो लोग शोरा के बारे में अज्यूम करते हैं, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि वो ऐसे हैं मगर सच नहीं है? एक तो ये है कि सारे शोरा जो हैं वो आशिक मिजाज होते हैं। अच्छा। मतलब जितनी शायरी में उनकी आशिकी होती है, उस असल ज़िंदगी में भी इतनी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। एक ये बात कि जो वो कह रहे हैं वो उन पर गुजर रही है। तो जैसे आम तौर पे हम सब कहीं ना कहीं झूठ और एक छुपाते हैं चीज़ें, तो अच्छी शायर भी जो सब कुछ कह रहा है ज़रूरी नहीं उस पर गुजर रही हो। तो ये सब थोड़ा सा झूठ बोलते हैं और कुछ नहीं। आखिरी सवाल, कोई ऐसी किताब जो आपने बहुत दफ़ा पढ़ी हो हाँ, और आप बार बार उस किताब को पढ़ सकते हो? मैं कुछ का कोई रिलीजियस आंसर नहीं देना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा। तो कुछ किताबें हैं शायरी की, मीर तकी मीर का दीवान है और दीवान गालिब है। ये वो किताबें जब आप पढ़ने जाएं इनको तो आपको कुछ नई चीज़ें मिलती हैं, हमेशा वो कुछ आपको एक नई दुनिया में ले जाते हैं। तो ये 2 किताबें शायरी के लिहाज से। अच्छा, और बाकी और भी किताबें, लेकिन वेरी गुड। अच्छा, सूरज भाई मुझे एक बात बताएं, आजकल हम टिकटॉक, इंस्टाग्राम, ये सारी रील्स हम देख रहे हैं, वीडियोस हम देख रहे हैं कि जो शायरी है उसने एक नई शक्ल इख्तियार कर ली, एक नया ट्रेंड बन गई है शायरी। अब ये जो नौजवान शायर हैं, ठीक है, आप वो उनका शायरी करने का तरीका अलग है, उनकी मैं कहूँ उनकी ऑडियंस भी अलग है, तो आप क्या कहेंगे ये जो नई ट्रेंडिंग शायरी है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में कोई गलत बात नहीं है। आप अच्छे शेर कहें तो पोस्ट करें, लेकिन आप ये पहले मेक श्योर कर लें कि आप ये शेर वाकई आपने कहा है इस काबिल है कि ये अभी फेसबुक पे पोस्ट किया जाए या आप इसकी रील बना के डाल दें, क्या पता उस पर काम करना बाकी हो। तो लोगों को थोड़ी जल्दबाजी है, उससे बचें। बाकी टेक्नोलॉजी, मैंने बहुत सारे शौरा को जानता हूँ जो कि सोशल मीडिया के आने के बाद मंजर आम पे आए और बहुत अच्छा कर रहे हैं आज की डेट में, लेकिन वो वाकई उन्होंने मयार से कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो जल्दबाजी ना करें, टेक्नोलॉजी को वाइजली यूज़ करें, यही है। ओके, अब मैं आपसे
कुछ अशार सुनूंगी, मगर मैं पहले आपको बताऊंगी कि मुझे कौन से अशार आपसे सुनने हैं। अगर आपको अपनी शायरी के जो सफ़र है उसके ऊपर अशार कहने हो तो आप क्या कहेंगे? एक शेर है, मुझे याद आ जाए तो अच्छा। कोई बात नहीं। सफ़र में कट गई फिर उम्र सारी, यूं ही एक रोज़ निकला था मैं घर से। क्या बात है। बनाया है बहुत मुश्किल से मैंने नया रास्ता पुरानी रह गुज़र से। क्या बात है, वाह। मोहब्बत और चाहत, ये तो उर्दू शायरी का मैं कहूँ सबसे कॉमन, सबसे फेवरेट मौजू है। कुछ मोहब्बत और चाहत पे, ज़रूरी नहीं कि आपकी हो या आपकी फेवरेट हो, जैसे भी। इश्क में तू अगर, ये वाली आसी एक शायर हैं, तो उनका मतलब है कि इश्क में तू अगर बर्बाद नहीं हो सकता, जा तुझे कोई सबक याद नहीं हो सकता। क्या बात है, ओफ, वाह, क्या बात है। मौजूदा हालात के ऊपर कोई शेर पढ़िए। शुक्रिया का ये हुकूमत का कि इस महंगाई में मौत सस्ती हो गई और जा बजा बटने लगी। क्या बात है, वाह वाह। दोबारा पढ़ें, दोबारा। शुक्रिया का ये हुकूमत का कि इस महंगाई में मौत सस्ती हो गई और जा बजा बटने लगी। क्या बात है। आपके घर वालों के साथ, आपकी बीवी के साथ, कोई उनके साथ जो आपका रिश्ता है उसके ऊपर कोई शेर? घर वालों के साथ माँ पे एक मेरा शेर है, बिल्कुल असली तजुर्बा जो मैंने महसूस किया कि बातों बातों में अम्मी ने फिर पूछा है, बातों बातों में अम्मी ने फिर पूछा है, बेटा क्या छुट्टी बढ़वाई जा सकती है। वाह वाह। और वालिद मेरे जो हैं वो ज़रा, जैसे वालिद होते हैं ना, थोड़ा सा एक्सप्रेस कम करते हैं, वो मतलब सारी चीज़ें अपने अंदर रखते हैं। लेकिन जब मैं आता हूँ कभी इंडिया से, मतलब मैं 10 बार भी महीने में जाऊँ, 10 बार आऊँ, तो हमारे यहाँ वही रोना धोना टाइप का होता है। तो वालिद मेरे रोते नहीं, लेकिन आंखों में आंसू आता। तो मैंने जब उनको एक बार देखा पहली बार, कि मैंने मतलब कहा कि वक्त रुखसत अजीब मंज़र था, वक्त रुखसत अजीब मंज़र था, आँख की कैद में समंदर था। क्या बात है। अब लोगों को लगता है कि शायद रोमांटिक शेर है, मतलब लगता है ऐसे ही सुनने में, लेकिन है नहीं। बट इसलिए कह रहा हूँ, जो हम लोग कहते हैं वो होता नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब। अगर आप अपने वतन के लिए, भले वो हमारे माशाल्लाह पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अपने वतन के लिए अगर आप कोई शेर पढ़ना चाहें तो, वतन की मोहब्बत के लिए। बिल्कुल। एक मेरी गज़ल है हिजरत पे, मैं वो पढ़े देता हूँ गज़ल, और इरशाद। बहुत पसंद की गई है कि ये हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है, ये हिजरतों का ज़माना भी क्या ज़माना है, उन्हीं से दूर हैं जिनके लिए कमाना है। वाह वाह। खुशी ये है कि मेरे घर से फ़ोन आया है, खुशी ये है कि मेरे घर से फ़ोन आया है, सितम है ये कि मुझे खैरियत बताना है। वाह। नमाज ईद की पढ़कर मैं ढूंढता ही रहा, नमाज ईद की पढ़कर मैं ढूंढता ही रहा, कोई दिखे कहीं अपना गले लगाना है। क्या बात है। हमें ये बात बहुत देर में समझ आई, हमें ये बात बहुत देर में समझ आई, वहीं तो जाल बिछा है जहाँ भी दाना है। वाह। हमें जला नहीं सकती है धूप हिजरत की, हमारे सर पे ज़रूरत का शामियाना है। ये वो जो पॉजिटिविटी की बात कर रहा था। बहुत खूब, बहुत खूब सरोज साहब, बहुत खूब। बहुत शुक्रिया। एक आखिरी शेर मैं आपसे सुनना चाहूँगी, आपका अपना फेवरेट, आपकी अपनी शायरी में से जो आपको बहुत पसंद है। उससे पहले मैं एक शेर सुनाता हूँ जी शायद। मेरी ज़िद होती है खुद से लड़ाई के, कुछ नया कहूँ, कुछ जो कहा भी गया है तो उसका ट्रीटमेंट ऐसा हो जो आज के ज़माने का हो, नहीं तो हज़रत अली का कौल है कि सारी बातें दोहराई जा रही हैं इस दुनिया में। तो एक मेरा शेर है कि ये भी अजीब ज़िद है कि वो शेर मैं कहूँ जो अब से पहले और किसी ने कहा ना हो। लेकिन आप पसंदीदा शेर पूछा है तो बहुत सारे हैं।
कुएं में झांक कर जब मैंने देखा, कुएं में झांक कर जब मैंने देखा, वहाँ तो आसमां ज़ेरे ज़मीं था। क्या बात है, वाह, वहाँ तो आसमां ज़ेर ज़मीं था। आप क्या बात है, बहुत खूब। तो ये सरोज साहब, आप माशाल्लाह आपने अपने सफ़र के बारे में बताया। आपका अपना ख़ुद का यहाँ एक प्लेटफॉर्म है उर्दू अदब का, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए प्लीज़। सो कल्चरल कारवां, जी। जिसकी नींव 2019 में डाली गई थी। हमारे सरप्रस्त हैं डॉक्टर सबा तासिम वास्ती, जो फाउंडिंग मेंबर भी हैं। मैंने उन्होंने साथ मिलके ये शुरू किया था। इसमें हम सिर्फ लिटरेचर नहीं, इसमें हम कल्चर को प्रमोट करते हैं, जो हमारा मुश्तरका हिंदुस्तान पाकिस्तान का कल्चर है, साउथ एशियन लोगों का। तो हमारा उसमें लिटरेचर भी आता है, हमारा म्यूज़िक भी आता है, हमारे खाने भी आते हैं, वो सारी चीज़ें। तो हमें ये एजाज़ हासिल है कि हमने मिडिल ईस्ट का पहला उर्दू फेस्टिवल कोविड के बाद 2022 में किया, जिसमें इसे फुल डे फेस्टिवल, अच्छा। जिसमें 8-10 सेगमेंट्स होते हैं, दास्तान गोई, कव्वाली, मुशायरे और कहानी के सेशंस। और हम लोग एक मखसूस यूएई मकामी लोगों का मुशायरा करते हैं, मकामी शौरा का, जो कि उनका सिर्फ यहाँ के लोग शामिल होते हैं। फिर एक इंटरनेशनल मुशायरा होता है जिसमें और कुछ सीनियर शौरा बाहर से भी आते हैं। तो ये काम हम करते आ रहे हैं, और इस साल हमारा लास्ट ईयर नवंबर में था, और इस साल फिर अभी तैयारी कर रहे हैं उसकी। आपने किताबें लिखी हैं जी, तो कुछ उनके बारे में बताइए। मेरी जो किताब उर्दू रस्मुल ख़त में है, उसका नाम है हिजरतों का ज़माना, जो कि दिल्ली से शाया हुई है। और जो हिंदी रस्मुल या देवनागरी रस्मुल ख़त में है, उसका नाम है खामोशी का मौसम, जो कि रेख्ता पब्लिकेशन ने शाया की है। अच्छा। और ये किताब रेख्ता, जश्न रेख्ता के स्टॉल पे, बुक स्टॉल पे अवेलेबल होंगे, जो ख़रीदना चाहे तो वो ले सकता है। बहुत खूब। कुछ अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आप माशाल्लाह यहाँ पर हैं कब से, अबू धाबी में, तो कुछ उनके बारे में बताएं आप। अबू धाबी में तो मैं 2009 से हूँ, लेकिन उससे पहले मैं 3-4 साल दुबई में था। और फैमिली में 2 बच्चे हैं, एक बेगम है, वालिदैन हैं जो कि हिंदुस्तान में हैं, मेरे मुझसे छोटे 3 भाई हैं, और ये हैं बच्चे यहीं पे पैदा हुए, यहीं बड़े हुए हैं। प्रोफेशनली जो हूँ बैंकर हूँ, जिसमें सारी चीज़ें बड़ी ब्लैक एंड वाइट होती हैं, कोई ग्रे एरिया नहीं होता है हमारे यहाँ। तो इसीलिए मैंने बताया था शायरी का कोई रंग क्या होता तो क्या होता, तो मैंने ब्लैक एंड वाइट कहा था, क्योंकि मैं हकीकत पसंद शायर हूँ। और मेरा एक शेर है कि हम हकीकत पसंद लोग सरोश, ख्वाब देखें तो किस तरह देखें। क्या बात है। तो हमें तो ज़रा ख्वाब में भी लिमिट क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, आपके बारे में, फिर उससे एक सेकंड लास्ट सवाल से एक्चुअली, आप क्या फ्यूचर देखते हैं शायरी का, कीपिंग इन माइंड कि जो अब जो नई जनरेशन आ रही है, उनकी शायरी करने का तरीका, उनका जो स्टाइल है, उनकी जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। तो आप शायरी को आप कह लें कि 10-15 साल में या 20 साल में क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं? बहुत ब्राइट फ्यूचर है। अच्छा। शायरी ने हमें कितने नए उर्दू पढ़ने वाले दिए हैं। देखें, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान से, आपकी कौमी ज़बान ही उर्दू है, मेरा ताल्लुक़ हिंदुस्तान से। जहाँ पे उर्दू की तरफ जो नए लोग आ रहे हैं, वो शायरी की वजह से आ रहे हैं ज़्यादातर। वो चाहे नुसरत फ़तेह खान की गज़लें कव्वाली सुन के हों, या जगजीत सिंह, मेहंदी हसन को सुन के हों, तो उनका पहला इंप्रेशन होता है कि यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उनके वो लफ्ज़ से वो फेमिलियर होते हैं, और वो सीख के फिर आगे आते हैं। तो नए शोरा बहुत अच्छा कह रहे हैं, यूएई में भी, और यूएई से, हिंदुस्तान पाकिस्तान से। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात यह है कि मैं लगभग नौजवानों को बहुत सबको सुना है, और बहुत गौर से सुनता पढ़ता हूँ उन्हें। तो मुझे बड़ा मुतासिर करते हैं। मैं कुछ नाम आप कहेंगे तो मैं नहीं लूँगा, क्योंकि इतने लोग हैं कि किसी का नाम रह जाएगा तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत अच्छा फ्यूचर आप देखिएगा कि आने वाले सालों में शायरी को नए मज़ामीन भी देंगे ये लोग, और जो आज का लेवल है उससे कहीं ना कहीं ऊपर ले जाएंगे, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। आखिरी सवाल आप मुझसे पूछेंगे कि अगर आपके जहन में मेरे से रिलेटेड या मुझसे कोई पूछने का सवाल हो तो आप, यू आर मोर देन फ्री टू आस्क। देखिए, मैं आपको जानता हूँ कुछ सालों से जी। और
अच्छा, जानने का यहाँ पे मतलब ये है कि मैं देखता हूँ, मिलते हैं हम लोग, तो लाइक जानने वाला वो वाला जानना नहीं कि आई नो एवरीथिंग अबाउट यू, बट मैं देखता हूँ कि यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। मैं आपको देखता हूँ कि आप कम्युनिटी वर्क में भी लगी होती हैं, आप एक बड़ा मशहूर और बड़ा कामयाब बिज़नेस भी चला रही हैं, आपका रेस्टोरेंट वगैरह भी हैं यहाँ पे, और आप बाय प्रोफेशन डॉक्टर भी हैं। जी। तो ये तो सब हो गया एक तरफ। मुझे ये पूछना है कि अब अगला क्या करने जा रही हैं आप? आप इतना सब कुछ अचीव कर चुकी हैं, मतलब आसान नहीं है ये सब कुछ, जी। और माशाल्लाह इस एज में आपने वो करके दिखा दिया है जो कि आई थिंक एक इंस्पिरेशन है ख़वातीन के लिए। तो आगे क्या प्लान्स हैं? हम कहाँ देखेंगे आपको? आगे बस प्लान्स यही हैं कि मैं जो कर रही हूँ वो कंटिन्यू करूँगी, और मुझे लगता है कि मैंने भी बहुत बेहतर होना है इस चीज़ में। मेरा जो बिज़नेस है उसको मैं इंशाल्लाह एक्सपैंड करूँगी, और जो मैंने कम्युनिटी का काम शुरू किया है तो वो इंशाल्लाह मैं उसको मज़ीद और आगे लेकर जाऊँगी। आई डोंट इंटेंड टू डू एनीथिंग डिफरेंट, बट ये जो पॉडकास्ट और ये कम्युनिटी इवेंट्स वगैरह ये सब जो मैं कर रही हूँ, इंशाल्लाह इसी को मैंने कंटिन्यू रखना है, और जो मैं कर रही हूँ मैं चाहती हूँ कि मैं उसमें और मज़ीद बेहतर करूँ। बस यही मेरा प्लान है इंशाल्लाह, और यही इंटेंशन मेरी। थैंक यू सो मच सैयद सरोश आसिफ साहब, आज का जो हमारा एपिसोड था इतना खूबसूरत, इतना शायराना, एंड आई एम सो ग्लैड आप इतनी दूर से मेरे लिए टाइम निकाल कर आए। और मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह जो जश्न रेख्ता का जो प्रोग्राम हो रहा है उधर मैं आपको लाइव सुनूंगी, और जो लोग हमारा पॉडकास्ट देखकर और आपको सुनकर इंशाल्लाह लोग वहाँ पर आपको लाइव सुने और आपको दाद देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट में आने के लिए। बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। So with this we come to the end of our 5th episode of Unspoken Stories. आज के हमारे मेहमान सैयद सरोश आसिफ, जो कि एक बेहतरीन शायर हैं, यहाँ यूएई में मौजूद हैं मगर इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके साथ ये खूबसूरत प्रोग्राम हमने किया। इंशाल्लाह मैं आपके सामने अगला एपिसोड लेकर आऊँगी बहुत जल्द। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑन यूट्यूब अनस्पोकन स्टोरीज़ के नाम से, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।